नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। भारत सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित 3 कानून आखिर संसद में पारित करा लिए हैं और अब ये तीनों कानून बन चुके हैं। यानी जो जून के पहले हफ्ते में 5 जून को जो अध्यादेश के जरिए 3 कानून लागू किए गए थे, वो आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद अब देश में कानून बन चुके हैं और अगले कुछ महीनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो किसान हो या किसान उत्पादक संगठन हो, उनको सीधे तौर पे उससे प्रभावित वो होंगे और उसका असर उन पे दिखने लगेगा। कुछ कानून ऐसे हैं इन 3 कानूनों में से जिनका असर आने में थोड़ा समय लगेगा, जिसमें कि खास तौर से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून हैं, उनमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अभी से ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि ये किस तरह से ये कानून आगे शेप लेंगे व्यवहार में और कैसे इनका फायदा किसानों को मिल सकता है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज 2 खास मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो दोनों अलग अलग क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं योगेश द्विवेदी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। और योगेश द्विवेदी मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम, जो लगभग 110 से ज्यादा एफपीसीज का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनका एक तरह से समूह है, उसके सीईओ हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दूसरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं पुनीत सिंह हिंड। पुनीत नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ के डायरेक्टर हैं, जो चंडीगढ़ बेस्ड है और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो आसपास के एफपीओ हैं, वो करीब करीब 70 एफपीओ ऐसे हैं जो इस पूरे कंसोर्शियम से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से देखें तो हमारे इस मंडी.com कार्यक्रम में 200 एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, संगठन हैं, उनके 2 प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये कानून आए हैं, इनको किस तरह से आगे किसान अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि जो अनुभव, क्योंकि आप एफपीसीज के साथ काम कर रहे हैं और आपके सारे एफपीसी जो हैं वो अनाज में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम पुनीत पर आएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पुनीत के बहुत सारे एफपीसी या जो उनका काम है वो डेयरी से भी जुड़ा हुआ है, वो दूसरे अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ा है, लेकिन आपका जो ज्यादातर काम है वो सीधे सीधे मंडियों से जुड़ा हुआ है और मंडियों से आपका साबका रहा है। साथ में आप ऑनलाइन मार्केटिंग और वायदा बाजार पे भी आपका एक प्रेजेंस है और वहां से भी आपने काफी अनुभव लिया है पिछले कुछ सालों में। इन सब पृष्ठभूमि में जो ये कानून आए हैं, इसमें खास तौर से अगर हम मंडी कानून की बात करें, जिसके बाद कि अब आपके एफपीसीज के पास, आपके पास ये अवसर है कि आप अपने बायर खुद खोज सकें और बाहर बेचने के लिए आपको मंडी शुल्क नहीं देना होगा, इन सब को आप कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं? मंडी अधिनियम में इस तरह के सुधार जो है ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी और किसान उत्पादक संगठन अपने सदस्यों से, अपने जो नॉन सदस्यों से, जो मेंबर है, उनसे कैसे वो खरीद सके अपने उत्पाद, इसको लेकर के अभी तक कानूनी रूप से अनुमति नहीं थी। और इस कानून के माध्यम से अब हम स्वतंत्र हैं अपने किसानों से और हमारे किसान भी किसी को भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो आजादी है, जो विक्रय की आजादी, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम है और हमें लगता है कि आने वाले समय में किसान जो है इस कानून के माध्यम से एक बड़े बाजार की तरफ जो है वो लोग उसका जो है फायदा ले सकते हैं और वो जो एक मंडी तक की जो उनकी सीमितता थी काफी दशकों तक, वो शायद कम होगी। जी पुनीत, इसी सवाल को मैं आपसे भी पूछूंगा। आगे चल के हम लोग और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, खास तौर से आपकी राय इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उस क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ की हमने देखा है कि इस कानून के बाद काफी बेचैनी भी बहुत सारे सेगमेंट्स में देखने को मिली है। तो अगर हम इन बातों को एक कुछ समय के लिए किनारे रख दें कि क्या हो सकता है, किस बात की आशंका है, किस बात की संभावना है, लेकिन अगर केवल कानून के प्रावधानों के हिसाब से अगर हम चलें तो आपको क्या लगता है कि किसान जो मंडी के अलावा जो उसको आजादी मिली है, उसका वास्तव में कीमत के लिहाज से उसको किस तरह से फायदा मिल सकता है? आपका जो अनुभव, खास तौर से आपने डेयरी में जो काम किया है, वो काम आपने मार्केटिंग भी आप उसमें साथ में कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग का अनुभव भी आपके पास है, तो उसके लिहाज से आप इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये कहना बिल्कुल ठीक है, जैसे योगेश जी ने बताया कि बहुत देर से हम मांग कर रहे थे कि
मंडियों के बाद जब हमारी कोई वहां खरीद नहीं है, और मंडियों के बाद जब हम कोई फसल एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे किन्नू पंजाब से बाहर जाता है, तो उसकी बॉर्डर पे खड़े होके जो सरकारी एम्प्लॉई हैं वो पर्चियां काटते हैं, वहां टैक्स काटा जाता है। तो ऐसी दिक्कतें जो मंडियों के बाहर पहले आ रही थी, उनके लिए तो ये जो नए कानून है ये बहुत मददगार किसानों के लिए साबित होंगे उनके लिए। और हम ये सोचते हैं कि किसान होने के नाते हमारे पास जितने ज्यादा खरीदार होंगे वो अच्छा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें इन्हीं कानूनों के को ध्यान में रखते हुए, जो किसान एमएसपी के ऑलरेडी एमएसपी पे डिपेंड है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी रिफॉर्म आए, लेकिन वो रिफॉर्म एमएसपी की लागत पर एट द कॉस्ट ऑफ एमएसपी नहीं आना चाहिए। किसानों के लिए जो एक सेफ्टी नेट की जो जरूरत हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारा जो सेफ्टी नेट है वो एमएसपी है। एमएसपी जो किसान सब्जी भी लगाता है, गेहूं धान वो भी लगा रहा है, तो उस सेफ्टी नेट को बरकरार रखते हुए इन रिफॉर्म्स को अगर हम लॉन्च करते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। अदरवाइज हम सीधा इंटरनेशनल मंडी से जुड़ जाएंगे अगर बिना सेफ्टी नेट के आएंगे, और जब हम ग्लोबल मार्केट से जुड़ेंगे तो हमें पता है, जो हमने पास्ट में भी देखा है, जो हमने दूध में देखा है कि कैसे इंटरनेशनल कीमतें जो है वो हमारी मार्केट को कंट्रोल करती हैं, हमें उस चीज का भी डर है। जी, एक अच्छी बात आपने कही है कि आप ये आश्वासन भी किसानों को होना चाहिए कि उनका जो मुख्य तौर पे खासतौर से पंजाब हरियाणा में है जो ब्रेड एंड बटर कहते हैं जिसको कि एमएसपी है, उस पर आंच नहीं आए। हालांकि इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि स्वयं प्रधानमंत्री बार बार संसद के अंदर और बाहर ये आश्वासन दे चुके हैं कि इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो फिलहाल हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो हम मान के चल सकते हैं कि चलिए वहां से एक आश्वासन आया है तो उस पर भरोसा किया जाए। फिलहाल एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए मंडी.com, बने रहिए हमारे। मंडी.com एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज हाल ही में सरकार ने जो कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानून पास किए हैं, और कहा जाए कि 3 कानून अब बन चुके हैं उनके बारे में, और इसके अलग अलग पहलुओं से किसान कैसे लाभान्वित होंगे और कैसे हो सकते हैं, क्या उनको करने की जरूरत है, इन्हीं बारे में पड़ताल करने के लिए हमारे साथ 2 किसान नेता कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में एक बड़े किसान वर्ग का नेतृत्व करते हैं। योगेश द्विवेदी भोपाल से और पुनीत ठिंड चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। योगेश, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो सवाल पुनीत से किया था वो सवाल अब मैं आपके पास लेकर आता हूं कि एक तो बात होती है कि आपको ये फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई कि आप अपने खरीदारों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन खरीदारों का चुनाव आपको करने के कारण आपको भाव भी अच्छा मिले, ये कैसे सुनिश्चित होगा? और इसके लिए कितना, आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं समझना चाहूंगा कि क्या वास्तव में प्राइस रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, जो वास्तव में किसान के हाथ में जो पैसा आएगा उस पर भी बढ़ोतरी होगी अगर उसको ये आजादी मिली है कि वो अपने हिसाब से अपने खरीदार को चुन सके? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए कि जो हमारा जो किसान का जो वर्ग है हमारे देश में, उसमें 2 तरह के किसान हैं। एक किसान जो है जो लगभग जो कि जिनकी संख्या 20% से ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा मध्यम है, बड़े किसान हमारे हैं, बड़े किसान बेसिकली है, जो कि इस व्यवस्था में, खुले व्यवस्था में मतलब पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि हमारे साथी ने बोला, पुनीत जी ने, कि तैयारियां भी बहुत जरूरी है। मतलब ओपननेस केवल आपने आजादी दे करके और उस आजादी को उपयोग करने की, क्या हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं, ये एक सवाल है बहुत बड़ा, पर्टिकुलरली हमारे जो छोटे और मध्यम किसान है। और इसीलिए इसके लिए हमारे मानना है कि सरकार ने जो हमारा किसान उत्पादक संगठन का जो कॉन्सेप्ट जो भारत में लाया गया है, ये वास्तव में इसकी जो कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे तो इसीलिए लाया गया था कि जो ग्लोबल जो मार्केट है उसकी जो चुनौतियां हैं, उससे हमारे छोटे किसानों को हम कैसे उनको इकट्ठा करके और उसको किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म में ले आए ताकि वो तैयार होकर के और उस चुनौतियों का मुकाबला करें और उसमें बेहतर सामंजस्य बना करके लाभ ले सके। अभी एक बड़ा मुद्दा है, ये बात सही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े बायर आएंगे, उसके लिए अभी हमारे छोटे किसान, जब तक वो किसी संस्थागत किसान उत्पादक संगठन जैसे संगठन जो किसानों के स्वयं के संगठन है, उस तरह के प्लेटफॉर्म पर उनको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस जो इस पूरे मॉडल में है, उसमें पढ़े लिखे लोगों का एक उसमें एक टीम रहेगी जो उनको मदद करेगी।
और उनके खुद के अधोसंरचनाएं होने चाहिए, संग्रहण केंद्र होना चाहिए, प्रसंस्करण केंद्र होना चाहिए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके, तब क्या करके वो मार्केट से जो है नेगोशिएट कर पाएंगे। अगर हम अपने किसानों को केवल ये मान के कि हमें ओपन इकोनॉमी का हमने बाजार खोल दिया और हर छोटा किसान जाकर के आपका जो है बड़े बड़े कंपनियों से मोल भाव कर पाएगा, ले पाएगा, ये थोड़ा कठिन रास्ता है। क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में केवल जो है 30% 32% किसान ही मंडी जा पाते हैं। जिस क्षेत्र का मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में केवल 37% किसान ही जो है मंडी पहुंच पाते हैं। तो और इसी तरह अगर एमएसपी की बात करें, जैसा मेरे साथी ने बोला है, क्योंकि वो जिस राज्य को बिलोंग करते हैं वहां पे ये बात सही है कि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में एमएसपी में खरीदा जाता है, लेकिन पूरे देश के उत्पादन का केवल मात्र 1/3 से कम ही एमएसपी में खरीदा जाता है। अगर आप ये चीज देखें तो अभी भी जो 2/3 है वो एमएसपी के बाहर है। तो कुछ राज्यों को छोड़ करके और हमारे जैसे जो मध्य प्रदेश या इस तरह के जो राज्य हैं, यहाँ पे तो अभी भी ये मुद्दा है कि इसके लिए हमें हमारे किसान तो बामुश्किल मंडी जा पाते हैं। तो हम उसके लिए सोच रहे हैं कि वो बड़े व्यापार में कैसे जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अभी थोड़ा काम करने की जरूरत है ग्राउंड में, और हमारे किसान उत्पादक संगठन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जी पुनीत, एक और सुधार, ये एक सुधार है जिसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक और सुधार, महत्वपूर्ण सुधार आपके यहाँ पंजाब स्पेसिफिक एक सुधार अभी अभी करीब महीना भर पहले सरकार के पास आया है। वहां सिफारिशें आई हैं जो कि अहलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है। आपने हो सकता है देखा ही हो उसके प्रावधानों सिफारिशों को, जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उसने जो पंजाब की खेती की जो समस्याएं हैं उनसे उबरने के लिए जो सिफारिशें की हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश है डाइवर्सिफिकेशन की। और उसमें वो कमेटी कहती है कि वहां बहुत जरूरी है, अगर आपको सस्टेनेबल खेती करनी है पंजाब में, तो धान से क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी लेता है, तो उससे निकल के हम डाइवर्सिफिकेशन करें, दूसरे फसलों में जाएं। हालांकि वहां भी ये समस्या आ रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होगा तो जो दूसरे फसल लगेंगे उसके लिए बाजार कहाँ है। इस लिहाज से अगर मैं देखूं, क्योंकि एमएसपी पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो हमारे इस कार्यक्रम का विषय नहीं है, हम लोग दूसरे विषय पर चले जाएंगे, इसीलिए मैं वापस इधर आ रहा हूं कि अगर हम एमएसपी की बात कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी ये जो एपीएमसी मंडियों में जो स्वतंत्रता आजादी मिली है किसानों को, वो महत्वपूर्ण नहीं होगी? क्योंकि मंडियां अभी तैयार नहीं है। जो दूसरे अगर धान से हट के अगर वहां पर किसान दूसरे फायदे की खेती कुछ करने जाता है तो मंडियां उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मददगार नहीं होगा अगर ये कानून अच्छे से लागू हो पाता है और वहां जो बाहर के खरीदार हैं, जो ट्रेडर्स भी हैं, जो कि मंडियों में नहीं सीधे ऑपरेट कर रहे हैं, वो अगर आ जाएं? कोई भी नया सिस्टम है उसमें हमें ये देखना है कि वो पुराने सिस्टम के साथ कैसे compete करता है, और डाइवर्सिफिकेशन लेके आने के लिए जिन चीजों के ऊपर काम, इसको हम इन टोटलिटी देखना चाहिए। केवल कानून बनाने से आप डाइवर्सिफिकेशन कभी नहीं लेके आ सकते। जहां काम होना जरूरी, इन चीजों के ऊपर काम होना जरूरी है, एक्सपोर्ट की मार्केट को खोलना जरूरी है। अब डिमांड दिखाइए, किसान बहुत समझदार है, वो अपने आप डाइवर्सिफाई कर देगा। जी जी, जो समस्याएं आ रही हैं उसको ठीक तरीके से टैकल करने के लिए, देखने के लिए किसानों को जो भी करना है उसके लिए सरकार को एक मदद देनी होगी। और वो मदद इसी तरह के छोटे छोटे जो ढांचागत तैयारी है वो करने लायक जो छोटे छोटे कानून है और दूसरे जो छोटे छोटे सुधार हैं उनसे आ सकते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम तुरंत इस छोटे से ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि सुधार से जुड़े कानूनों की, जो अभी अभी करीब कुछ ही दिनों पहले कानून की शक्ल ले चुके हैं संसद के दोनों सदनों से पारित होकर, और उनका किसानों में किस तरह से उसकी तैयारी है, किस तरह से उसको आगे लेकर जाने की समझ बन रही है, विकसित हो रही है। यही समझने के लिए हमने दो फार्मर लीडर्स, दो किसानों के अगुआ जो हैं अपने अपने इलाकों के, उनको अपने साथ कार्यक्रम में शामिल किया है। योगेश द्विवेदी जो मध्य भारत एफपीओ कंसोर्शियम के सीईओ हैं, जो 112 एफपीसी का प्रतिनिधित्व करती है, और पुनीत थिंड जो चंडीगढ़ से हैं, जो एक दूसरे नॉर्दर्न फार्मर्स एफपीओ करीब 70 एफपीसी का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी ओर से यहाँ डायरेक्टर हैं और हमारे साथ हैं। पुनीत, जो एक तीसरा
मामला है इन कानूनों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी जो बात है वो खास तौर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक तो कि आपका जो विदेश में भी अनुभव है, आप अफ्रीका में भी काम कर चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के साथ, जहां की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपका साबका पड़ा है। और दूसरा मैं देखूंगा कि अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जिस तरह से बड़े बड़े जो खेतों के जोत हैं और बड़े बड़े किसान हैं, उस लिहाज से अगर कहा जाए तो लगता है कि इस प्रावधान का जो सबसे ज्यादा कहीं अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है तो शायद उनमें से पंजाब एक होगा। आप जो जमीनी हकीकत स्थिति वहां देख रहे हैं, आपका क्या मानना है, किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं किसान? ये कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा मॉडल है, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर कुछ गिवन सिचुएशन अगर हम बात करें, कुछ खास परिस्थितियां, अगर अनुकूल परिस्थितियां इसके लिए हों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तो ये मॉडल बहुत अच्छा चल सकता है। और क्योंकि किसान को अगर एक कीमत का अश्योरेंस हो कीमत की, तो उसके लिए वो ब्लेसिंग्स है। पंजाब में जो काम करने का स्टाइल शुरू से रहा है, थोड़ा वो इंडिविजुअल सक्सेस की तरफ ज्यादा रहा है, तो उस चीज को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मैच करके देखेंगे, लीगल फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस पर होमवर्क करने की बहुत जरूरत है। अगर हम वो ग्राउंड में होमवर्क करेंगे, जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ उसका एक क्रिटिकल मास तैयार करने के लिए, फिर हम जाके एक एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि अब ये किसान इकट्ठे होकर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक नॉलेज इंटेंसिव काम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझना, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, चाहे उसकी टेक्निक्स को समझना, एग्रोनॉमी को समझना, स्पेसिफिकेशन को समझना। मैंने पिछले कोविड के सीजन में ही पंजाब में ही लोगों को 1 एकड़ से 30-40 हजार रुपया कमाते और 20-30 हजार रुपये का नुकसान खाते एक कंपनी के साथ ही देखा है। जी। फर्क किसी चीज का नहीं है, वही कंपनी है, वही टमाटर है, लेकिन फर्क सिर्फ उसकी समझ का है और दोनों के बीच की आपसी नेगोशिएशन का है। अच्छी बात इसमें कही पुनीत की, जो कोऑपरेटिव्स हैं या जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, वो एक बड़ी भूमिका इसमें निभा सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज है कि हम जैसे देख रहे हैं, खास तौर से पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से एक एफपीसी या एफपीओ एक मूवमेंट बने हैं, और अगले 5 साल में भी केंद्र सरकार 10,000 एफपीसी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो शायद उसकी तैयारी के तौर पर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें ये निभाए। पुनीत, आपसे ये भी एक थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो वो निश्चित तौर पे तभी ज्यादा से ज्यादा उसका असर होगा जब उसका एक बैकएंड तैयार हो और फ्रंट एंड तैयार हो। और इस लिहाज से बैकएंड के लिए जहां एफपीसी है, उसी तरह जो फ्रंट एंड है इसका वो उद्योग हो सकते हैं जहां की वास्तव में अच्छी क्वालिटी के जो उपज है उसकी मांग हो और एक अच्छा खासा तैयार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मैं तो ये कहूंगा कि ये रीढ़ की हड्डी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कामयाब करने के लिए, क्योंकि बिना एक अच्छी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाए हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सक्सेसफुली चला सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एफपीसीज मजबूत हों, वैसे ही आगे इसकी इंडस्ट्री भी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मजबूत होनी चाहिए। योगेश जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे एफपीसीज आपके पास हैं और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो पुनीत ने भी यही कहा कि एफपीसीज और जो कोऑपरेटिव्स हैं, एसएचजीज हैं, ये बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी भी एक छोटे किसान 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान के साथ किसी कंपनी का नहीं हो सकता है। आपकी एक प्रतिक्रिया और इसके असर पर आपका किस तरह का इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर आपका आकलन? भुवन जी, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने बताया कि एक तो जो हमारे साथी बता रहे हैं कि एक तो हमारे संस्थागत तैयारियां करनी पड़ेगी कि हमारे किसान किसी संस्था के माध्यम से, ताकि वो चीजों को समझ सके। जो बारीकी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जब उत्पादन बढ़ जाता है तो कई तरह की शर्तें जो है, इस तरह की जो ह्यूमन डिस्क्रिप्शन बेस जिसको बोलते हैं, कि वो आदमी पे आधारित होती है और कंपनियां क्या करती है, क्वालिटी के नाम पे या कोई किसी की कमी को निकाल करके और मटेरियल लेने से मना कर देती है। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विवाद ये, क्योंकि वो मानव आधारित उसमें निर्णय होते हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और किसानों को किस तरह का व्यवस्था ऐसी हो जहां पे कि
पूरी वैज्ञानिक तरीके से उसकी टेस्टिंग हो, चाहे वो मॉइस्चर टेस्टिंग हो, चाहे उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग हो, जो भी इनर्ट मैटर, जो भी क्वालिटी के पैरामीटर्स है, ताकि कल और उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जब उत्पादन कम होगा तो बहुत सारे बाहर खरीदने के लिए आ जाएंगे और उनकी सब शर्तें ढीली हो जाती है, कमजोर, जहां उत्पादन बढ़ा तहां उन्होंने अपनी शर्तों को तरह टाइट कर देते, क्योंकि पूरा जो अभी नियंत्रण कंट्रोल जो है वो केवल बायर के हाथ में है, या जो भी बायर हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस व्यवस्था को थोड़ा पारदर्शी करने की जरूरत है, ताकि हमारे किसान उसको पूरी तरह से उसका फायदा मिल सके। जी जी जी, और इन्हीं सब सोचों के कारण हो सकता है कि जब जो नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ आया है उसमें हमारी जिन विशेषज्ञों से बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि ज्यादातर जो इस तरह की जो आशंका है कि किसान एकदम से कॉरपोरेट्स के सामने मजबूर हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा, तो इस प्रकार की सारी जो आशंकाएं हैं उनका ध्यान रखा गया है। लेकिन बाजार की जो जरूरतें हैं, बाजार की मजबूरियां हैं, उसको भी आगे चल के जैसे जैसे जरूरत आएगी जरूर उसका ध्यान रखा जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा होगा। जी, एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, शायद अगर वो आपका इसमें अलाउ करे। मेरा ये कहना है कि जो एक आशंका है अभी कई लोग की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीनें ले ली जाएंगी, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है ये कोई भी स्कोप जो है इस तरह का नहीं है, जो कानून में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड किया गया है। यहाँ तक कि किसानों पर किसी पेनाल्टी का भी इशू नहीं है उसमें। जी, कॉर्पोरेट फार्मिंग को अनुमति नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये तमाम जो राय है आपकी, आप हमारे साथ आपने साझा की उसके लिए। और इसी के साथ मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर समाचारों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।